वेबसाइट का जो होम पेज होता है। जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? एप्पल टच आइकन। और ना करो यार, मैं कह रहा हूँ होम पेज को लेकर कैनोनिकल का क्या कॉन्सेप्ट था? हम्म, बताओ ना, आप लोग बताएं। वेबसाइट का जो होम पेज होता है उसको लेकर कैनोनिकल का क्या कॉन्सेप्ट था? क्या हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में? कि हम जब भी किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसके डोमेन नेम से खोलते हैं, और असल में पीछे जो चल रही होती है वो एक फाइल चल रही होती है। तो ये कॉन्सेप्ट था ना कि भाई जब इसका मतलब हुआ कि वेबसाइट को खोलने के दो तरीके हो गए। एक हुआ www डॉट वेबसाइट का नाम, और एक हुआ www वेबसाइट का नाम स्लैश इंडेक्स। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर भी हमें अब एक ओरिजिनल और एक कॉपी का कॉन्सेप्ट बन गया ना। तो यहाँ पर भी हमें बताना पड़ता था इनमें से एक तो फिजिकल है और एक वर्चुअल है। ठीक है ना? फिजिकल मतलब क्या हुआ, जो फाइल है वो फिजिकल है, लेकिन जो डोमेन का नाम है आपका abc.com, मतलब abc.com में मैं कोई चीज़ ऐड तो नहीं कर सकता, मुझे ऐड फाइल में ही करनी पड़ेगी। तो वो फिजिकल एड्रेस नहीं है, वो वर्चुअल एड्रेस है। सो हमें गूगल को बताना पड़ता है कि कौन सा एड्रेस हमारा फिजिकल एड्रेस है और कौन सा एड्रेस हमारा वर्चुअल एड्रेस है। तो लाजमी बात है, अब हम डोमेन वाले हिस्से में तो जा ही नहीं सकते, वो तो फिजिकल है ही नहीं। तो हम इंडेक्स की फाइल में जाकर बताते हैं, हालांकि इंडेक्स हमारे मुताबिक तो असल है ना, यानी हम इतनी मेहनत करके उसे बना रहे हैं तो हमारे मुताबिक तो वो असल चीज़ है। मगर गूगल को हम ये कहेंगे कि इंडेक्स की फाइल जो है वो कॉपी है, और असल जो है वो हमारा डोमेन नेम है, यानी www.abc.com। ये कॉन्सेप्ट था। चलेंगे अब जरा आगे चलते हैं। अब आगे दो कॉन्सेप्ट अब हम और देखने लगे हैं। देखिए, मैं जब कोई चीज़ पढ़ाना शुरू करता हूँ तो पहले उसका कॉन्सेप्ट देता हूँ। तो अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक होता है तो उसी टाइम मुझसे क्वेश्चन कर लिया करें कि ये क्या चीज़ है, हमें समझ में नहीं आया। ठीक है? मैं दो हिस्सों में होता है ना, टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक हिस्से में मैं उसको कॉन्सेप्ट दे रहा होता हूँ, एक हिस्से में मैं उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा होता हूँ, कैसे परफॉर्म कैसे करना है। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट करना समझना भी ज़रूरी है, और उसके बाद उसे परफॉर्म करना है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि क्या चीज़ क्या है, ये पहले ये समझना है हमने। हम जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे आपको समझना है कि ये क्या है। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो भी है समझ में तो आ गया, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है? सो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है साइट मैप। ठीक है? व्हाट इज साइट मैप? अच्छा, ये साइट मैप क्या होता है? इससे हम ये बताते हैं कि हमारे वेबसाइट में कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। ओके, गुड हो गया। अच्छा, साइट मैप क्या होता है? साइट मैप ऐसा है जैसे कि कोई बंदा किसी जगह पर जाता है तो गूगल का एड्रेस लेके उसे फॉलो कर लेता है। साइट मैप ऐसे है कि जैसे भाई किसी ने किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाना है और उसमें नंबर ऑफ रूम्स है, थाउजेंड्स ऑफ रूम्स हैं, और उनमें से किसी एक रूम में उसने पहुंचना है। तो उस एक रूम में पहुंचने के लिए अगर उसको एड्रेस का पता नहीं होगा मुझे किस जगह पर जाना है, तो उसे बहुत डिफिकल्टी होगी। इसका मतलब उसका टाइम भी बहुत लगेगा। फाइनली मे भी वो वहां पर पहुंच जाए, लेकिन उसका इतना टाइम वेस्ट होगा कि उसको लगेगा कि भाई ये क्या, मैं कहाँ पे फंस गया हूँ अगर। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, वो चोर जाते हैं खजाना लूटने, है ना, तो हाथ में एक नक्शा पकड़ा होता है, उन्होंने पकड़ा होता है ना कि भाई कहाँ पर हीरे पड़े हुए हैं, वहां से लेकर आने हमने जाकर। तो ये समझ लें कि ये नक्शा जो है ना, हम गूगल को पकड़ाने लगे कि भाई ये हमारी वेबसाइट का नक्शा है। तो जब भी आप हमारी वेबसाइट पर आओ तो आप कंफ्यूज ना हो, आपका टाइम नहीं हम वेस्ट करना चाहते, आपको फ़ौरन पता लग जाए कि हमारी वेबसाइट किस स्ट्रक्चर की है। ठीक है? इसको हम बोल रहे हैं साइट मैप ऑफ वेबसाइट। अब अगर हम ये देखेंगे वेबसाइट का साइट मैप क्या होगा, भाई सिंपल सी बात है। अगर किसी की पीक स्टेशन की एक वेबसाइट है तो मैं कहूँगा इसका साइट मैप क्या है। तो इसका साइट मैप क्या है भाई? खोलें जरा पीक स्टेशन की वेबसाइट, जनरल देखते हैं। मतलब अभी हम टेक्निकल नहीं देख रहे, हम जनरल देख रहे हैं कि इसका साइट मैप क्या। वेबसाइट एक होम का पेज है, होम के पेज में कुछ डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है? इसी तरह फिर अगर हम आगे चले जाए तो गैलरी का पेज है, सबको पता है यहाँ पर तस्वीरें होंगी या वीडियो होगी। उसके बाद एक इवेंट्स का पेज है, जो इनके इवेंट्स होते हैं वो इस पे लिखे होंगे। ठीक है? उसके बाद ब्लॉग्स का पेज है। तो पता लग गया इसका स्ट्रक्चर क्या है वेबसाइट का।
मैं क्या वेबसाइट के स्ट्रक्चर का हमें इसे देखते ही पता लग गया। अब हम चाहते हैं कि जब क्राउलर हमारी वेबसाइट पर आए तो उसे हमारी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर पता हो, इस पूरी वेबसाइट के अंदर क्या पेज का लेआउट है, कहाँ कहाँ कौन कौन से मेन्यूज में क्या पड़ा हुआ है। तो जब हम उसे ये बता देंगे तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा हमारी वेबसाइट को क्राउल करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक नक्शा बनाकर देने लगे हैं गूगल को। ठीक है, अच्छा ये वाला नक्शा जो है ना, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मतलब ये वाला नक्शा हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास टूल्स हैं जो हमें साइट मैप बनाकर दे देंगे। चैट जीपीटी से भी हम साइट मैप बना लेंगे, उसे कहेंगे कि भाई ये वाली वेबसाइट है हमारी, तो इसका साइट मैप बनाकर हमें दे दो। तो हम चैट जीपीटी से भी साइट मैप बना सकते हैं, हम गूगल जेमिनाई से भी, यानी किसी भी चैट बॉट से हम साइट मैप बना सकते हैं। और हमारे पास साइट मैप बनाने के टूल्स भी मौजूद हैं जिनकी मदद से हम लोग साइट मैप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम वेबसाइट का साइट मैप बनाने जा रहे हैं। साइट मैप की जो फाइल है जी, उसका क्या नाम होगा? इसमें थे जी हम, पता लग गया व्हाट इज साइट मैप? साइट मैप क्या है? हमारी वेबसाइट का मैप है पूरा, कि जब गूगल का क्रॉलर हमारी वेबसाइट पर आए तो उसे पता लग जाए कि कौन कौन सी चीज कहां पर है। ऐसा ना हो कि कोई अननोन विजिटर हो हमारी वेबसाइट पर, गूगल का क्रॉलर जिसे हमारी वेबसाइट के मतलब पता ही कुछ ना हो। देखिए अगर हम उसे मैप बनाकर नहीं देंगे तो वो अननोन ही होगा, उसे नहीं पता होगा कि हमारी वेबसाइट। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे आपको इस कॉलेज के सारे नक्शे का पता है ना भाई, दो ढाई माह से पढ़ने लगे हो, आपको सब पता है कि कौन कौन सी चीज कहां पर है ना। ठीक है, आप बता सकते हो कि भाई रूम नंबर 5 भी है, वहां पे भी कभी कभी हमारी क्लास होती है, लैब भी किस जगह पर मौजूद है, ठीक है, कैंटीन है या नहीं है आपको पता होगा, लाइब्रेरी किस जगह पर है। तो आपके लिए किसी भी जगह पे मूव करना बहुत आसान होगा। लेकिन आज से अगर आप कोई 25 साल के बाद आप दोबारा इस कॉलेज में आए और फॉर एग्जाम्पल इसका सारे का सारा नक्शा ही बदल गया हो, तो आपके लिए सब चीजें अननोन होंगी। हम चाहते हैं कि गूगल के लिए हमारी वेबसाइट अननोन ना हो, बल्कि गूगल को हम ये बता दें कि भाई आप हमारी वेबसाइट पर आ रहे हो तो कम टाइम में ज्यादा एनालिसिस कर लो। इस मकसद के लिए हम साइट मैप बनाते हैं। टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, कल हमने जो पढ़ा था कैनोनिकल, वो भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर था। ठीक है, इसकी जो फाइल है उसका नाम फिक्स होता है साइट मैप ही, यानी इसकी फाइल का नाम ही साइट मैप है। और ये HTML फाइल नहीं है, ये HTML फाइल नहीं है, ये XML फाइल होती है। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये XML की फाइल है, ये HTML की फाइल नहीं है। सो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपने इसको जनरेट करना है और इसको फिर हम देखेंगे कि जहां पर हमारी वेबसाइट है कैसे रखना है, बताऊंगा मैं कैसे रखना है। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि बनेगी कैसे। सो मैं इधर से मैं गूगल पर आता हूं और मैं गूगल पे आके कहता हूं भाई ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर्स, तो बहुत सारे हमें टूल्स भी मिल जाएंगे, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि आप चैटबॉट से भी ये काम करवा सकते हो। ठीक है, सो हमने कहा भाई बना दो, ये वाली जो ऊपर पहले नंबर पर वेबसाइट आ गई, हम इसी को कुछ देर कर लेते। ठीक है, ओके, ये वेबसाइट अभी कोई इतने अच्छे तरीके से खुली नहीं है, देखते हैं क्यों नहीं खुली इतने अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको जरा रिफ्रेश करते हैं, नेट की वजह से नहीं खुली थी शायद, पीछे बैक पर चलते हैं जरा, फिर दोबारा इसे खोलते हैं। अच्छा भाई, अच्छा नहीं लग रहा उसको, चले किसी और वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है मुझसे, दूसरी वेबसाइट पर आ गया हूँ ना, कह रहा है भाई अपनी वेबसाइट का URL दो जिसका साइट में बनाना चाहते हो। फॉर इंस्टेंस Ctrl+C जी, आ जाएं, इसको अभी हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। और यहाँ से हमने कहा क्रिएट करो। इसको देखते हैं, फ्री में क्या कहता है भाई, इतने पेजेस बन सकते हैं आपके, 1500 URLs। 1500 URLs बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हाँ जी, अभी नहीं किया मैंने, मुझे लग रहा है मैंने पुश किया बटन, फिर एक बार करते हैं। हाँ, पुश ही नहीं हुआ था,
ले जी कुछ निकलना शुरू हो गया, उसने खुद ही कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। तो इसमें कोई इतनी खास मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात इसका कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज साइट मैप। अब जब हमारे पास किसी की वेबसाइट आती है एसईओ के लिए, तो हम पहले ये देखते हैं कि क्या उसका साइट मैप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, ठीक है। सो कैसे चेक करेंगे भाई, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। किसी भी वेबसाइट का यूआरएल लिखो, जैसे ये लिखा जी मैंने डीसी किचन फॉर इंस्टेंस, मैं इसका चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई क्या इसको देख लेते हैं, इसका साइट मैप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। ये वेबसाइट खोली, इसके साथ आगे लगाया स्लैश, ठीक है, और या साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिख दिया जी। अगर तो ये पेज खुल गया इस तरह का कुछ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका साइट मैप बना हुआ है। और अगर कोई एरर पेज खुल जाएगा, अच्छा अगर कोई पेज नहीं होगा, ठीक है, तो उसको 404 एरर आएगा अगर कोई पेज मौजूद ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये इस एरर को भी हमने समझना है, 404 हमारा एसईओ का पार्ट है, मतलब इसको हमने समझना है कि क्या एरर है, क्यों आता है, इसे कैसे खत्म करवाएंगे, क्या ये एसईओ को हर्ट करता है, बहुत ज्यादा हर्ट करता है, लेकिन जब हम इस पढ़ेंगे तो फिर हम देखते हैं इसको। चलो जी ठीक हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं किसी वेबसाइट की एसईओ शुरू करता हूँगा तो पहले ये देखता हूँगा कि उसका, ये तो नहीं ना खुद ब खुद पहले से ही बनाना शुरू कर दूँ देखे बगैर, पहले हम देखेंगे कि उसका साइट मैप बना तो नहीं हुआ। जैसे ये बना हुआ है ना, इसका मतलब है मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। और अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट का साइट मैप पीरियडिकली बनता होगा। जैसे घर में कोई चेंज करते हो ना, आप रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपके घर का नक्शा बदल जाता है, तो आपके आने वाले मेहमानों को तो नहीं पता होता कि अब आपने क्या चेंज किया जब तक वो आएंगे नहीं। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई स्ट्रक्चरल तब्दीली की, तो आपको फिर दोबारा से अपना साइट मैप चेंज करना पड़ेगा, नया बनाना भी है और नया सबमिट भी करना है। नया साइट मैप क्रिएट भी करना है और नया साइट मैप सबमिट भी करना है। साइट मैप कहाँ सबमिट करना है? गूगल सर्च कंसोल में, जो कि हमारा टॉपिक है अभी, आज या अगली क्लास में हम उसको भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम अपनी वेबसाइट के साथ अपने साइट मैप की फाइल को अपलोड भी करेंगे, ठीक है। सर साइट मैप तब बनाएंगे जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी, जब वेबसाइट हमारी बनी होगी, जब हमने अपनी वेबसाइट को लाइव किया होगा, तो तब हम जो है ना अपनी वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट करेंगे। कोई बड़ा लंबा थोड़ा सा काम भी करने लगा हुआ है कोई, ठीक है, इधर है जरा, शायद दूसरी अभी ये करा लगा हुआ है करने ऑनलाइन। पहले वाले जाए जरा, पहले वाला सबसे अच्छा, मैं वैसे आमतौर पर हम इसी से बना रहे होते हैं। अब चल पड़ा, ठीक है। ये लिखा है हमने, पहले मैंने लिखा था प्रोफेशनल का ना, इसका बना लेते हैं यार। अच्छा एक चीज और देखें, एक चीज समझ नहीं आपने, कि कोई वेबसाइट बना रहा है भाई, आज से कोई 10 साल पहले बंदा वेबसाइट लेकर चल रहा है, और फिर क्या हुआ इतनी देर में, जी क्या कह रहा है भाई, पढ़े जरा। देर बाद एरर एक्सेसिंग, कहता भाई यूआरएल में ना कोई इशू है। ओके ठीक हो गया भाई, कोई और वेबसाइट ले लेते हैं, कोई और वेबसाइट ले लेते हैं, क्योंकि उसने पहले लिया हुआ है ना, इसे ले लें। ऐसे ही है कि जैसे आपने कोई एक कॉपी खरीद ली पढ़ने के लिए क्लास 1 में, और आपका मैट्रिक पे हो गया, तो वही वाली कॉपी बढ़ती जा रही है ना, कंफ्यूजिंग है ना, मैं कंफ्यूजिंग है। इसी तरह की वेबसाइट बनाई आज से 10 साल पहले, और फिर आप वेबसाइट में बड़ी अपडेट्स करने लगे हुए हैं, लेकिन जो आप नई चीजें ला रहे हैं वो तो ऐड हो रही हैं, जो गार्बेज है पुराना, जो कि आपके यूज का भी नहीं है, वो भी स्टिल पड़ा हुआ है। ये एक तो आपकी वेबसाइट को हैवी कर रहा है, और एट द सेम टाइम क्राउलर के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है कि भाई मुझे क्या क्राउल करना है और क्या क्राउल नहीं करना है, यानी हम टाइम बढ़ाने लगे हैं अपनी वेबसाइट का। सो हमें अपने पुराने कंटेंट को जो इररेलेवेंट हो चुका हो, उसे अपनी वेबसाइट से पीरियडिकली रिमूव करते रहना चाहिए, ताकि हमारी, जिसकी हमें जरूरत नहीं है ना, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि हमने कोई आर्टिकल लिखा था 2021 में, और अब उस कॉन्सेप्ट में ही चेंज आ गया हुआ है, यानी कि हमें पक्का बताया गया, मुझे कोई पढ़ता ही नहीं है उस आर्टिकल को, तो हमें क्या करना चाहिए, उसी आर्टिकल के टॉपिक को 2025 में कन्वर्ट करके अपडेट कर देना चाहिए या रिमूव कर देना चाहिए।
क्योंकि उसकी तो रीड हो नहीं रही है, रीडिंग तो हो नहीं रही, लेकिन क्राउलिंग तो हो रही है। तो हम अपना क्राउलिंग का बजट भी ज़ाया करने लगे हुए हैं। बजट का मतलब पैसों में नहीं, इन टर्म्स ऑफ टाइम। बजट इन टर्म्स ऑफ टाइम, इसको भी हम इस कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। इस अगर मैं छोटी सी एक बात बताई सिर्फ, क्या कि अगर आप किसी वेबसाइट को लेकर चल रहे हैं, जैसे अभी मैंने उसको पीक सोल्यूशन का दिया, तो उसमें बहुत सारे पेजेस नहीं होंगे आप देखोगे तो, लेकिन वेबसाइट में जो एडिशन हो रही हैं, जो मॉडिफिकेशन हो रही हैं, मे बी वो सारे का सारा डाटा शुरू की तारीख से लेकर आज भी पड़ा हुआ है। जो चीजें उन्होंने कहा बदल दो, इसका मतलब अब उसकी जरूरत नहीं रही, उस डाटा को अब वहां से डिलीट कर दो, क्योंकि साइट मैप तो सारे का सारा आपकी पब्लिक एचटीएमएल को उसने स्कैन करना ही करना है, तो आपको उसे क्लियर करते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे आप ऑफिस में बैठते हैं ना, वो एक मशीन रखी होती है डायरेक्टर्स ने अपने पास, हाँ, कागज यूज किया, जब उनको फील हुआ ना कागज ठीक काम का नहीं है, यूज मशीन में डाला, वो कागज जो है ना वो गार्बेज बन जाता है। तो यही वाला गार्बेज है जो हम अपनी वेबसाइट के, मतलब वो यूं नहीं किया कि फेंक दिया भाई कि जाओ रद्दी सेल करके आओ, वो एक मशीन में डाला उन्होंने, तो वो गार्बेज बिल्कुल खत्म हो गया बीच में से, उसने उसको काट लिया, बिल्कुल कटर लगाया और बिल्कुल ही कुछ नहीं बचा उसमें से। इसी तरीके से आपको भी अपनी वेबसाइट को कटर लगाना चाहिए उस कंटेंट को जो इररेलेवेंट है। ये हम डेवलपर के हिसाब से बात नहीं कर रहे, ये डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, ये वाली बात हम एसईओ एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि भाई ये गार्बेज लेकर नहीं चलना आगे, क्योंकि गार्बेज लेकर चलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ ही लेकर चलने लगे हुए हैं। हम जब भी किसी गूगल के पास एक दफा जाएंगे, वो फिर हमारे 1 से लेकर 1000 आइटम्स को चेक करेगा, जबकि हमारे 70 आइटम्स हैं जो टेस्ट होने वाले हैं। तो कितना टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, कितनी स्पेस वेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि आपने जो आर्टिकल लिखा होगा उसने स्पेस भी तो इन टर्म्स ऑफ किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स ली होगी, तो वो सारी हो सकता है उस आर्टिकल में कोई वीडियो भी हो सकता है उस आर्टिकल में 3-4 तस्वीरें भी लगी हों, तो टाइम वेस्ट हो रहा है, स्पेस वेस्ट हो रही है आपकी। ठीक है, चलिए जब आए इधर इधर लिखते हैं इसको। अच्छा भाई, क्यों वैसे इसको कोई प्रॉब्लम है, इस यूआरएल को ना कोई प्रॉब्लम होगा, देखते हैं इसको भी होगा तो फिर इसका मतलब होगा कि साइट को प्रॉब्लम हुआ होगा जहां से हम ये काम कर रहे हैं। चलो उधर भी हमने कहीं लगाया हुआ था ये, है ना, पीछे भी कहीं लगाया था ना। ओके, ये पढ़े ना क्या लिखा हुआ है, यूआरएल्स फाउंड, और उसने अभी प्रोसेस इतने की, ये वही बात है जो अभी मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं। चलो आ गया, ये पुराने वाले ने काम कर लिया। अब अगर हम रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो 500 पेजेस नहीं होंगे इनके, एक्टिव पेजेस ये वाले नहीं होंगे सारे, लेकिन साइट मैप में ये सारे चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने गूगल को सबमिट कर दिया कि इस गार्बेज को भी स्कैन करो, और मैंने गूगल को ये भी कह दिया कि इस गार्बेज को भी इंडेक्स करो। तो वो जब गार्बेज को क्या करेगा, वो गार्बेज को इंडेक्स करने में लगा रहेगा और आपका असल डाटा पड़ा रह जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपका गार्बेज इंडेक्स नहीं हो रहा लेकिन असल डाटा इंडेक्स हो रहा है, तो वो बता भी रहा है कि भाई इधर वॉर्म्स है, इधर प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ये आपके 10 पेजेस बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये जो बाकी वाले पेजेस हैं ये डिस्टर्बिंग है। तो ये क्या करेंगे, ओवरऑल आपका रिजल्ट खराब करेंगे, ओवरऑल आपकी वेबसाइट का रिजल्ट खराब करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाटा क्लीनिंग करनी भी बहुत जरूरी है, कंटेंट क्लीनिंग करनी भी बहुत जरूरी है। तो ये डाउनलोड का बटन आ गया जी, चलें जी इधर से कर लेते हैं डाउनलोड, वैसे उधर भी हो गया होगा। ठीक है, जिधर देखें इधर अब आपको ये पता भी लग जाएगा किस किस के पास कितने पेजेस पड़े हैं। साथ में मैंने दूसरा एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया आपका कि कंटेंट क्लीनिंग कैसे करनी है, आपने कंटेंट क्लीनिंग करनी बहुत जरूरी है, ये भी हो गया जी, व्यू साइट मैप डिटेल्स। लेकिन हम यहां बैठकर ये एनालिसिस नहीं कर सकते कि उसने 500 पेजेस हैं तो कौन से इररेलेवेंट है। ये इररेलेवेंसी चेक करने के लिए हमें अपने क्लाइंट के साथ सेटिंग करनी पड़ेगी, उसे पूछना पड़ेगा कि भाई आजकल आपके एक्टिव पेजेस कौन से हैं। मैं उसे कहूंगा हाँ भाई ये 50 पेजेस आपके एक्टिव हैं, तो ये जो बाकी के पेजेस हैं इनका क्या करना है आप मुझे बताएं। इसी तरह मैं उसे कहूंगा कि जो बाकी के इमेजेस हैं इनका क्या करना है। फिर मैं उसे कहूंगा जो बाकी की वीडियोज हैं, जब मैं इन सारे डाटा को रिमूव करूंगा तो अच्छी खासी ऐसे ही लगेगा जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर को एक तरह से रीसेट कर दिया। ऐसे ही है ना, जब आप अपने मोबाइल में से गार्बेज निकालते हो तो आपके मोबाइल की स्पीड बढ़ जाती है, तो इसी तरह जब आप वेबसाइट में से ये गार्बेज निकालोगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए जी आ जाते हैं वापस। सर इसमें एक क्वेश्चन था, हाँ जैसे हमारी कोई वेबसाइट होती है, हाँ वो 5 या 10 पेजेस की या 15 पेज तक होती है, ठीक है, लेकिन जब उसके लिंक चेक करते हैं तो वो सैकड़ों में आ जाते हैं, तो ये लिंक कैसे बनते हैं सर?
नहीं नहीं, लिंक्स पहली बात तो ये कि आपके हाइपर लिंक्स होंगे नंबर वन। HTML में जैसे अगर तो हाइपर लिंक्स हैं वो तो आपके अपने हैं, वो तो आपने खुद ही बनाए हैं ना। वो तो हमने, मेरा ख्याल है HTML जब शुरू किया था हमने कहा था कि आपकी वेबसाइट को आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर वो हाइपरलिंक जो है वो एक जो XML फाइल में आएंगे, हाँ, XML फाइल जो हम बना रहे हैं 100% आएंगे, वो पूरी की किस में आएंगे? पूरी की पूरी इसमें आएगी। ये सारा हमारा ही डाटा जो है, ये सारे के सारे डाटा को हम करने लगे हैं। ठीक है। इसी को हम हाइपरलिंक को इंडेक्स भी करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारा हाइपरलिंक इंडेक्स नहीं होगा तो फिर क्या फायदा हुआ। मैं कहा फिर तो रैंक ही नहीं होगा ना, फिर तो रैंकिंग ही नहीं होगी हमारी, ठीक है। अभी आज हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अभी हमने एक और चीज पढ़नी है, उससे आपको और क्लियर होगा। रोबोट्स को भी पढ़ना है अभी हमने इसके बाद, दोनों चीजें इसी से रिलेटेड है। लीजिए बन गई फाइल, ये कैसी फाइल बनी है ये देख लें। ये साइट मैप की फाइल बनी होगी, ठीक है। इसका नाम ये आ रहा है, हमने इसका नाम चेंज कर लेना है, ठीक है। अगर मैं दूसरे में जाऊंगा ना, यहां पर आए जरा, इस पे आए, लो जी इसका नाम देखते हैं क्या है। साइट मैप भी आया ना, तो ये साइट मैप नाम होना चाहिए, ठीक है, इस फाइल का। गूगल फ्रेंडली नाम जो है वो साइट मैप नाम है, सो हमें इसका नाम साइट मैप रखना है। हमेशा हर साइट मैप वाली फाइल का नाम साइट मैप ही होगा। जैसे वेबसाइट के होम पेज का नाम इंडेक्स है ना, index.html भी हो सकता है, index.php भी हो सकता है, index.default कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाम क्या होगा, इंडेक्स के नाम से फाइल होगी आपकी। इसी तरह इसका जो नाम है वो साइट मैप है। अब हमने ये कहा भी आज की तारीख में हमने साइट मैप बना लिया, इसलिए कि हमने आज की तारीख में अपनी वेबसाइट को फिनिश किया हुआ था कि भाई अब जितनी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं हो गई हैं। आज से 6 महीनों के बाद फिर दोबारा से ये सब कुछ होता है, यानी हम अपनी वेबसाइट को कुछ अपग्रेड कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा साइट मैप भी रीजनरेट होगा, और जब रीजनरेट होगा तो दोबारा सबमिट भी होगा और दोबारा वेबसाइट में अपलोड भी होगा। अगर मैं नहीं अपलोड करूंगा तो वो पुराना स्ट्रक्चर ही चलता रहेगा। यानी ऐसे ही है जैसे आज से 20 साल पहले आए और फोन करके किसी से पूछे यार हमारी क्लास है ना, तो क्या हाँ भी है, लेकिन है कहां पर, वो चौथे फ्लोर पे चली गई हुई है, ठीक है। पहले तो आप पहले वाले फ्लोर पे क्लास पढ़ते थे, लेकिन ये कब पता लगेगा, जब आप इधर आओगे। मतलब क्या हुआ, पुराना ही स्ट्रक्चर चल रहा है, आपके जेहन में वो पुराना आइडिया ही है कि भाई क्लासरूम हमारी ग्राउंड फ्लोर पर थी, लेकिन जब आप 10 साल के बाद आए हैं तो पता लगा कि वो क्लासेस जो होती हैं वो इस पोर्शन पे होती ही नहीं है, वो तो होती ही डिफरेंट पोर्शन पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अवेयरनेस भी देनी पड़ेगी। तो जब जब आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बदलेगा, आपको अपना साइट मैप जनरेट करना है, अपलोड करना है और सबमिट करना है। ये 3 वर्ड्स मैं बोल रहा हूं। मतलब जनरेट करना है, बन गया, अपलोड करना है, भाई वेबसाइट अपलोड की है तो उसके साथ इस फाइल को भी अपलोड करेंगे, सबमिट करना है तो गूगल को सबमिट करना है, गूगल सर्च कंसोल में। ये भी हमारा टॉपिक है, अभी हम देखेंगे कि ये कैसे सबमिट होता है। आई होप भाई एक पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, व्हाट इज साइट मैप। अगली क्लास में कुछ मुझे थोड़ा सा समझा देंगे ना क्या होता है। अब देखें इसमें 3 चीजें हमने समझी हैं। व्हाट इज साइट मैप, चेक कैसे करना है, ठीक है, चेक कैसे करना है और बनाना कैसे है। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि गूगल पे से सबमिट कैसे करना है, क्योंकि जब हम सर्च कंसोल पढ़ेंगे तो उसमें जाकर सबमिट करना है। और मैं एक लेक्चर दूंगा आपको वेबसाइट अपलोड करने का, तो अपलोड कैसे करना है वो भी बता दूंगा। फिर जैसे वेबसाइट अपलोड होगी वैसे ही ये वाली फाइल भी अपलोड हो जाएगी। इसे कहां पर होना है, इसे आपकी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में होना है। जहां रूट डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, जहां पर आपकी मेन वेबसाइट है। मैंने आप लोगों को पब्लिक HTML का फोल्डर दिया हुआ है ना वेबसाइट बनाने के लिए, दैट इज रूट फोल्डर फॉर एवरी वेबसाइट। जब भी आप कोई होस्टिंग खरीदते हो तो उसके अंदर एक पब्लिक HTML का फोल्डर बना होता है। चाहे वो वर्डप्रेस का डेवलपर होगा, वो बेशक ग्राफिक इंटरफेस में काम करेगा, लेकिन जो उसकी फाइलें cPanel में होंगी वो पब्लिक HTML के अंदर ही होंगी वो भी। और जो कोडिंग में वेबसाइट बनाएगा उसकी भी पब्लिक HTML, यानी पब्लिक HTML एक डिफॉल्ट फोल्डर है जिसमें वेबसाइट होती है और वो रूट पर पड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसे कहां पे रखने वाले हो, पब्लिक HTML के अंदर। जहां पर आपकी इंडेक्स फाइल पड़ी है साइड बाय साइड इंडेक्स फाइल के होगा, जहां पर आपकी इंडेक्स फाइल है वहां पर होगा। इमेजेस नहीं होते साइड बाय साइड, इमेजेस कहां होते हैं, इमेजेस के फोल्डर में होते हैं, लेकिन इसने साइड बाय साइड होना है। लेकिन जी अब इसका जो दूसरा टॉपिक है हमारा, दैट इज रोबोट्स। व्हाट इज रोबोट, इसको भी समझ लेते हैं। अच्छा जी, रोबोट्स की फाइल। अच्छा, अब पहली फाइल हमने देखी XML थी, ये वाली जो फाइल है फिर HTML फाइल नहीं है, ये टेक्स्ट फाइल है, ये सिंपल टेक्स्ट फाइल है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका काम क्या है रोबोट्स की फाइल का।
रोबोट्स की फाइल का काम ये है कि ये गूगल के क्राउलर को इंफॉर्मेशन देता है आपकी वेबसाइट के मुतालिक कि भाई मेरी वेबसाइट को क्राउल करने आ रहे हो तो ये हिस्सा इसका क्राउलेबल है और ये वाला हिस्सा इसका क्राउलेबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस हिस्से को हम आइडेंटिफाई करेंगे क्राउलिंग के लिए गूगल उसी को क्राउल करेगा और जिसको मैं डिसक्वालीफाई करा दूंगा गूगल उसे क्राउल नहीं करेगा। ठीक है, तो सर हम क्यों डिस्क्वालीफाई कराएंगे? क्यों करवाएंगे, क्यों करवाएंगे भाई, ये क्वेश्चन तो अच्छा है आपका, क्यों करवाएंगे डिस्क्वालीफाई? इसलिए करवाएंगे कि भाई जो चीज हम क्राउल करवाना ही नहीं चाहते, मिसाल के तौर पर हमारी वेबसाइट के अंदर कोई ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है, जैसे अभी हम कहते हैं भाई ये वाली फाइल या इंडेक्स की फाइल है, तो मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा कि भाई आप ना अब मेरा होम पेज आप अपडेट कर दो, यानी उसमें ये कर दो ये कर दो ये कर दो, तो लाजमी बात है नई चेंजेस आ गई, होम पेज बदल गया। आज से 3 महीने पहले होम पेज डिफरेंट था, आज उसका होम पेज बदल गया। अब एक तरीका क्या है कि मैं पुराने होम पेज को तबाह बर्बाद कर दूं, हाँ, और कल अगर मेरे क्लाइंट का मूड दोबारा बदल गया कि भाई वो वाला सही था वही ले आओ वापस, तो फिर मुझे वही बनाना पड़ जाएगा फिर वापस ना। मैं क्या करूंगा, उसे एक फोल्डर में डालूंगा और बैकअप के तौर पर अपने पास सेव करके रख लूंगा ऑनलाइन ही, ताकि कल को मुझे भी याद आ जाए कि भाई इसको चेंज करना हो तो मैं इसको वापस रिस्टोर कर सकता हूं। अब उसको जो मैंने जिस फोल्डर में रखा हुआ है, आपका क्या ख्याल है, मैं चाहूंगा कि वो वाला फोल्डर क्राउल हो, वो बैकअप फोल्डर हमारा बन गया। इसी तरह मैं आप लोगों को लेक्चर्स भी दे रहा हूँ भाई आजकल, हाँ, मेरे पास एक वेबसाइट पड़ी हुई है, सो मैंने कहा भाई यूं करते हैं, मैं अपने जो लेक्चर्स है ना इनको और ज़्यादा सेव करने के लिए, मेरे पास होस्टिंग तो बहुत बढ़िया है, उसमें मैं वीडियोस भी रख सकता हूँ, मैंने एक वीडियोस के नाम का फोल्डर बनाया और उसमें अपने लेक्चर की वीडियो डाल दी। अब आप मुझे बताएं क्या मैं चाहूंगा वो वेबसाइट के साथ क्राउल हो? यानी ऐसा डाटा जो आप वेबसाइट के साथ क्राउल नहीं करना चाहते, वो बहुत सारा डाटा हो सकता है। ठीक है, उस वक्त हम ये कहेंगे कि इसे क्राउल करो और जिसे नहीं करना होगा उसे मना कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब ये क्यों बताना पड़ रहा है हमें, भाई गूगल का क्राउलर खुद ही ये काम कर ले, हाँ, खुद ही मैनेज कर ले इन सब चीजों को, ये हम बताना इसलिए पड़ रहा है कि गूगल के क्राउलर ने जब आपकी वेबसाइट पर क्राउलिंग करने आना, बेसिकली पहले ये कॉन्सेप्ट को रिविजिट कर लें कि हम गूगल तक पहुंचते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है गूगल, आपकी वेबसाइट को डिस्कवर करता है। कब डिस्कवर होगी आपकी वेबसाइट, कब डिस्कवर होगी, यानी उसे मिलेगी कब, जब लाइव होगी। जब तक मेरे कंप्यूटर पे सेव हुई है गूगल मेरी वेबसाइट को डिस्कवर तो नहीं कर सकता, यानी पहला फेज होता है वेबसाइट को डिस्कवर करना। दूसरा फेज होता है वेबसाइट को क्राउल करना, यानी कि उसको डिस्कवर तो कर लिया, अब वो उसे क्राउल करने करेगा, क्राउलिंग करेगा वो उसकी। अच्छा क्राउलिंग क्यों करेगा भाई, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको रोजाना पढ़ाता हूं, ठीक है ना, तो मैं भी आपकी क्राउलिंग कर रहा होता हूं, एनालिसिस कर रहा हूं ना कि भाई कौन सा स्टूडेंट कैसा है, कौन सा रेगुलर आता है, कौन कम आता है, किसको समझ आता है, कौन सवाल पूछता है, कौन सवाल का जवाब देता है। इतनी सारी मैंने बातें की, तो इसका मतलब है इसके रिजल्ट के तौर पर, इन सब बातों के रिजल्ट के तौर पर मैं कोई नतीजा तो निकालूंगा। क्या नतीजा निकालूंगा मैं, क्या नतीजा निकालूंगा, कौन सा स्टूडेंट बेहतरीन है और कौन सा उससे कम है और कौन बिल्कुल मेरे ही लेवल पर है भाई आखिर में जाकर, हाँ, ये नतीजा तो निकलेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिस्ट बन गई, मैं क्या लिस्ट बन गई ना, यानी आपकी एक तरह से रिजल्ट शीट बन गई। इसी तरह गूगल भी क्या करने लगा हुआ है, क्राउलिंग करके ये देख रहा है कि भाई इतने आपको ही नहीं देख रहा, आपके कंपटीटर्स को भी देख रहा है, सब वेबसाइट्स को देख रहा है, और फिर ये देखता है कि भाई किसको मुझे ऊपर दिखाना है। ये अगला जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। ये जो आखिरी प्रोसेस है इसकी इंडेक्सिंग हो रही है, एक इंडेक्सिंग सर्वर पर वो वेबसाइट्स को रख देता है। अब क्या हुआ, एक लिस्ट बन गई, वेबसाइट का सीक्वेंस बन गया ना, जैसे आप लोग इस क्लास में आए हुए हैं, एक तरीका तो है आपको कुर्सियों पे नंबर लगाया, आप इस कुर्सी पे बैठ जाएं, ठीक है। अब गूगल ने कौन सा सीक्वेंस लगाया है, गूगल ने सीक्वेंस ये लगाया है कि इन वेबसाइट में से सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी है, पहले नंबर पर उसको रख दिया, जो कंपैरेटिवली बेहतर होगी उसको दूसरे नंबर पर रख दिया, जो उससे नीचे होगी उसे तीसरे नंबर पर रख दिया, और इस तरह की 100 200 1000 जितनी भी वेबसाइट्स हैं सबका एक इंडेक्स बन गया और सब उस सर्वर पे चले गए। उसके बाद क्या होगा, कंपटीशन किसका होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले नंबर पर आने वाला स्टूडेंट आखिरी नंबर वाले आने वाले स्टूडेंट से कंपटीशन एकदम शुरू कर लेगा, वो नीचे से कंपटीशन करता हुआ ऊपर आ रहा होगा। तो असल कंपटीशन किसका होगा, अमंग 5, वो जो 5 वेबसाइट्स हैं अगर वो अपने कुछ स्टैंडर्ड्स को बेहतर करेंगी तो हो सकता है कि 5वीं चौथे पर चली जाए, चौथी छठे पर आ जाए,
दूसरी पहले पर चली जाए। लेकिन अगर कोई बंदा कंसिस्टेंटली अपनी रैंकिंग के ऊपर काम कर रहा होगा तो उसकी वेबसाइट अपनी जगह से नहीं हिलेगी। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एसईओ, इस तरीके से काम कर रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, इसके लिए रोबोट्स का रोल हम समझ रहे हैं। रोबोट्स में हम ये कह रहे हैं, गूगल क्या कह रहा है, अब ये आपको समझ में आ गया, गूगल ने वेबसाइट को क्राउल करना है, यही नतीजा निकला ना, गूगल वेबसाइट्स को क्राउल करने आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि गूगल जब वेबसाइट को क्राउल करने आए तो उसका टाइम मेरी वेबसाइट पे कम से कम लगे, और जो मैं क्राउल करवाना चाहता हूं वो ज्यादा से ज्यादा क्राउल करवा के ले जाए यहां से। ऑलमोस्ट क्राउलर कितनी देर रुकता है हमारी वेबसाइट पे? मौका दें मुझे। क्राउलर का कोई टाइम नहीं होता किसी भी वेबसाइट पे रुकने का, ठीक है, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, ठीक है, बिल्कुल इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, याद है ना, वो हेडमास्टर वाली एग्जांपल दी हुई है मैंने, याद आई है? मतलब सुबह सुबह क्लास लगी ना स्कूल में, टीचर पढ़ाने आ गए, तो प्रिंसिपल साहब या हेडमास्टर साहब विजिट पे आ गए, हर क्लासरूम में आ रहे हैं, ठीक है, कोई स्टूडेंट ये गैस नहीं कर सकता कि आज जो हेडमास्टर साहब हैं, हाँ अलबत्ता वो अगर कोई पंगा ले ले फिर तो वो कर सकता है कि मैं देखना हेडमास्टर को रोकता हूँ अपनी क्लास में, ठीक है, इस तरह वो रोक सकता है वो, लेकिन कोई बंदा ये गैस नहीं कर सकता कि आज प्रिंसिपल हमारी क्लास में 2 मिनट रुकेंगे, 5 मिनट रुकेंगे कि 10 मिनट रुकेंगे। पर प्रिंसिपल साहब क्या करेंगे, आएंगे, थोड़ा टाइम अपना गुजारेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन एक्चुअली एक टाइम नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से गूगल का जो क्राउलिंग टाइम होता है, इसको पहली बात यह कि इसको क्राउलिंग टाइम नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं क्राउल बजट, की टेक्निकल टर्म है क्राउल बजट। नाम से ऐसे लगता है जैसे पैसों वाली कोई बात है, बट इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम। लेकिन क्राउलिंग टाइम को हम क्या कॉल करते हैं, क्राउल बजट, एंड क्राउल बजट इज नॉट फिक्स्ड। गूगल ने इसके मुतालिक कोई टाइम नहीं बताया हुआ कि किसी भी वेबसाइट पर जाने का उसका क्राउल बजट क्या होगा, कहता है मैं खुद डिसाइड करूंगा। अलबत्ता वो साथ में ये कहता है कि आप मुझे कंफर्टेबल कर दें जिसे आप क्राउल करवाना चाहते हैं, जो आपके मुताबिक क्राउल होनी चाहिए, और जो आपके मुताबिक प्रायोरिटी पे नहीं है उसे क्राउल नहीं होना चाहिए, तो आप मुझे खुद ही बता दें। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम रोबोट्स की फाइल बना के गूगल को दे देते हैं, ठीक। अच्छा, अब रोबोट्स की फाइल के अंदर एक इंफॉर्मेशन तो वही आ गई जो इससे पहले हमने पढ़ी है, वो क्या है भाई, गूगल को ये भी तो बताना है ना साइट में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, ये इंफॉर्मेशन भी गूगल को ही देनी है हमने, तो इसका इसीलिए मैंने पहले साइट मैप को डिस्कस किया। अब हमने वेबसाइट का सपोज कर लिया कि हमने वेबसाइट का साइट मैप बना लिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम क्या करने वाले हैं, रोबोट्स की फाइल के अंदर गूगल को बताएंगे कि भाई साइट मैप बना हुआ है। कैसे बताएंगे अभी बताता हूं, ठीक है, मैं को उसको बताएंगे कि साइट मैप बना हुआ है, मींस अब हम कुछ इंफॉर्मेशन देने लगे हैं इस टर्म्स में कि भाई ये काम करो और ये काम ना करो। 2 से 3 रूल हैं जो हमने गूगल को बताने हैं। तो इसके रूल्स को समझने के लिए फिर हम एक काम करते हैं, एक वेबसाइट रोबोट्स फाइल भी करते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, robots.txt, छोटी सी फाइल है ना, देखें कितनी छोटी सी फाइल है। पहली बात तो ज़हन में रखें कि ये कैसी फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है, देखा इसमें कोई टैग शैग कुछ भी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें हमने कुछ रूल्स बना दिए हैं। अभी फिर यूं करते हैं कि सबसे पहले आखिर वाला रूल पढ़ लेते हैं। आखिर वाले रूल में हमने गूगल को क्या बताना है कि भाई हमारी वेबसाइट का साइट मैप बना हुआ है, लेकिन उससे पहले बनाना भी है, पहले बना भी लेना है, और आपको ये भी पता लग गया होगा इस लाइन को देखकर कि उसे अपलोड भी करना है। मैं क्या, उसे अपलोड भी कर लेना है और उसे सबमिट भी कर देना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने बनाकर सिर्फ अपने कंप्यूटर में ही रखा हुआ है तो गूगल को तो यकीन नहीं आएगा ना साइट मैप बना हुआ है। आपकी वेबसाइट लाइव होगी, उसमें साइट मैप की फाइल भी मौजूद होगी, तो तब उसे पता लगेगा कि साइट मैप बना हुआ है। आपने इस फाइल के अंदर आना है, यहां पर आकर लिखना है साइट मैप कॉलन, लिख दिया जी हमने, जी सर, और उसके बाद आगे यूआरएल दे दिया, पूरे का पूरा दे दिया, वेबसाइट का यूआरएल /sitemap.xml। इसका मतलब क्या हुआ, रोबोट्स को हमने ये इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई हमारी वेबसाइट का साइट मैप बना हुआ है। रोबोट्स ने ये इंफॉर्मेशन गूगल को दे दी कि इस वेबसाइट का साइट मैप बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहला रूल, अब ये सब रूल्स हैं, अभी मैंने आखिरी रूल डिस्कस कर लिया आपसे, ठीक है। पहला रूल क्या है, यूजर डैश एजेंट, यूजर डैश एजेंट। यूजर डैश एजेंट का क्या मतलब है भाई, यूजर डैश एजेंट का मतलब यह है कि
कौन कौन से सर्च इंजन्स वेबसाइट को क्रॉल कर सके। हर सर्च इंजन का अपना बॉट है, तो हम ये तो नहीं चाहेंगे ना कि भाई याहू ना करे, एमएसएन ना करे, जिस हद तक भी उसने करना है। हम चाहेंगे कि गूगल भी करे, बाकी के बॉट्स भी करें। तो हम बाकी के बॉट्स को एड्रेस करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टैरिक। इसका क्या मतलब हुआ? स्टैरिक का मतलब होता है ऑल, ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का मतलब होता है कि जब आप नंबर ऑफ वर्ड्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो आप स्टैरिक लगा सकते हो। तो मैंने लगाया स्टैरिक, इसका मतलब क्या हुआ? स्टैरिक से क्या मुराद हुई? ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं सबको चाहता हूं कि सब के सब जितने भी सर्च इंजन हैं सब मेरी वेबसाइट को देखें। ठीक है, तो क्या बन गया? यूजर डैश एजेंट, छोटी एबीसी में लिख रहा हूं, कॉलन स्टैरिक। इसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है आपने। दो रूल हो गए। पहले रूल में आपने उसे बताया कि कौन कौन से सर्च इंजन इसे क्रॉल करें। स्टैरिक मींस ऑल, सब करें। फिर आगे एक और रूल बन गया अलाउ कॉलन, और एक रूल बन गया डिस अलाउ कॉलन। अलाउ कॉलन का क्या मतलब हुआ कि भाई कौन कौन अलाउ है इस क्रॉलिंग में। आप देख रहे हैं हमने कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक HTML में हमने जो भी कंटेंट दिया हुआ है कोई भी इररेलेवेंट कंटेंट नहीं दिया हुआ। आगे लिखा डिस अलाउ कॉलन और CGI बिन। ये एक फोल्डर है जो होस्टिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। यानी जब भी आप कोई होस्टिंग खरीदोगे तो ये पहले से ही उसमें पड़ा होगा। इस तरह के और भी फोल्डर्स हो सकते हैं, TMP के नाम से भी हो सकता है। तो आप जिस जिस फोल्डर को डिसअलाउ करना चाहते हैं यहां पर उसे ऐड करते जाएं स्पेस के बाद। हमने किसको डिसअलाउ किया फिलहाल कि ये सिस्टम फोल्डर है। ये सिस्टम फोल्डर क्या कर रहा है? ये होस्टिंग को मैनेज करने के लिए। देखें होस्टिंग का जो अकाउंट है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरे का पूरा। जिन्होंने कभी डॉस पढ़ी होगी ना उनको याद होगा जब हम डॉस में डायरेक्टरीज बनाते थे ना तो उसके अंदर दो डायरेक्टरीज बनती थी। ये मैं मुश्किल बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने डॉस पढ़ी होगी तो उसे समझ में आएगी। उसके अंदर एक सिंगल डॉट डायरेक्टरी होती थी और एक डबल डॉट डायरेक्टरी होती थी। दैट इज सिस्टम डायरेक्टरी। वो आपकी डायरेक्टरी को संभाल के रखती थी। ठीक है, ये चीजें आपने शायद नहीं देखी होंगी, नहीं देखी है ना। लो जी इसको जरा खोलें। ये मैं डॉस में जा रहा हूं भाई। कोई बंदा ये समझ रहा होगा डॉस खत्म होगी आज। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। आज भी विंडोज की बैक के ऊपर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलने लगा हुआ है। ठीक है, ये ना समझेंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अब नहीं चलता। ठीक है, परेशान नहीं होना मैं क्या करूं। मैं आपको सिर्फ डॉट और डबल डॉट दिखाने लगा हूं क्या होता है। मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है भाई, आप लोगों ने कभी डायरेक्टरी नहीं बनाई है ना। आप लोगों ने हमेशा फोल्डर बनाया ग्राफिक इंटरफेस में। ठीक है, तो वो जो आपने फोल्डर बनाया मैंने वही डायरेक्टरी बनाई। पहले ये डायरेक्टरी होती थी, विंडोज में आके ये फोल्डर बन गया। पहले ये प्रॉम्प्ट पे टाइप होता था, कमांड लाइन में लिखते थे, फिर ये ग्राफिक इंटरेक्शन में आ गया। अब मैं इसके अंदर जाने लगा हूँ। आपके लिए तो किसी भी फोल्डर में जाना बड़ा ही आसान होता है ना, डबल क्लिक करते हैं तो चले जाते हैं, ऐसे ही है। मैं लिखने लगा हूँ CTLE। अब इसमें आ गया। ये देखिए इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, आया नजर? एक फोल्डर आ रहा है डॉट, एक फोल्डर आ रहा है डबल डॉट। ये मैंने तो नहीं बनाया, आपने देखा मैंने नहीं बनाया। तो इसने इस फोल्डर को संभालने के लिए दो फोल्डर, ना आपने इसे बनाया ना आप इसे डिलीट कर सकते हैं, बल्कि ये डॉस ने खुद बनाया। इसी तरह जब आप होस्टिंग खरीदते हो तो CGI बिन का एक फोल्डर जो है वो होस्टिंग खुद क्रिएट कर लेती है, सिस्टम फोल्डर। उसे ना हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही हमने उसमें कोई डाटा रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिस्टम का फोल्डर है, मींस हमारी वेबसाइट से भी उसका कुछ लेना देना नहीं है, हमारी SEO से भी उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो हमने कहा भाई इसे कंसीडर ना करो। हमने गूगल से कहा इसे कंसीडर ना करो। ठीक है, चलिए जी वापस आ जाते हैं। फोल्डर बनाया ये अभी GUI पे नजर आएगा इधर ग्राफिक में जाके देखेंगे। बिल्कुल नजर आएगा, क्यों नहीं आएगा। जो काम वहां की, बिल्कुल जो काम वहां किया वो यहाँ किया, जो यहाँ किया वो वहां किया। जब मुझे यहाँ की विंडोज वहां पे नजर आ रही है ना, तो फिर वहां का डायरेक्टरी यहाँ पर फोल्डर के तौर पर क्यों नजर नहीं आएगी? वो डायरेक्टरी यहाँ पर फोल्डर के तौर पर नजर आएगी आपको। ठीक है, में जाएंगे तो अधिक 100%। चलें जी। मैं एक चीज पूछी थी कि ये जो क्रॉलिंग होती है वो एक ही दफा करता है गूगल? नहीं, नहीं? मैं आपको एक दफा क्रॉल करता हूँ, रोज आता हूँ भाई, रोजाना देख रहा होता हूँ, रोजाना पूछ रहा होता हूँ, है ना। क्लासरूम में रोजाना क्वेश्चन आंसर चल रहे होते हैं ना।
रोजाना की बेस पर किसी दिन मैं कहूँगा भाई जबरदस्त आज तो कमाल कर दिया आपने, है ना, तो अगले दिन मैं आपको कह रहा हूँ भाई लेट क्यों आए हो, है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैं रोजाना की बुनियादों पर आपकी क्रॉलिंग कर रहा हूँ, गूगल भी रोजाना की बुनियाद पर आपकी क्रॉलिंग करने हमें लगा। पता लगता है कि कब उसने क्रॉल किया, कोई मैसेज वगैरह आता है या नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। जैसे आपको नहीं पता कि मैं क्या क्रॉल कर रहा हूँ, किसी को पता है मैं कैसे क्रॉल कर रहा हूँ इस वक्त, आप सबको नहीं पता है ना। ये तो कोई बंदा मुझे पैसे देगा मैं उसे बताऊंगा मैंने उसे कैसे क्रॉल किया, ठीक है। तो वैसे तो नहीं किसी को पता ना भाई, मेरे से कोई पर्सनली मीटिंग करेगा कि सर आज बताइएगा आज आपने मेरे मुतालिक क्या सोचा, हाँ, तो फिर मैं उसको बताऊंगा मैंने उसके मुतालिक आज क्लास पढ़ाने के बाद क्या सोचा, ठीक है। लेकिन मैं किसी को बता तो नहीं रहा, डिस्कस तो नहीं कर रहा उससे मैं। सो इट इज क्रॉलिंग। अच्छा अब आ जाए, डिसअलाउ भी हो गया। अब क्या होगा, जितने भी फोल्डर हैं स्पेस देकर, जैसे अभी एक फोल्डर था टेम्प स्पेस स्लैश TEMP टेम्प। अच्छा ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स क्या, कि भाई हमारी इंडेक्स की फाइल जो है ना वो अंडर मेंटेनेंस है, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं, या कोई और फाइल, तो मैं ये चाहता हूं कि वो उसको मैं टेम्परेरी तौर पर होल्ड कर लूं कि वो क्राउल ना हो। तो मैंने उसको क्या किया, यहां पर डिसअलाउ में डाला, ठीक है, aboutus.html। जब मैंने उसमें सारा काम कर लिया, फिर मैंने उसको दोबारा से डिसअलाउ में से रिमूव कर दिया। यानी जिस चीज को आप क्रॉल नहीं करना चाहते, अब आगे जरा एडवांस कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, अभी तो पहले रूल समझ लिए इसके, रूल समझ में आ गए, ठीक है। अब आए जरा इधर वापस स्लाइड पर आए जरा जी। फाइल रिजाइड्स इन द रूट डायरेक्टरी, पता लग गया कहां पर होती है भाई, ठीक है जी। ऑफ योर वेबसाइट एंड गिव सर्च इंजन क्राउलर्स इंस्ट्रक्शंस एज टू व्हिच पेजेस क्राउल एंड इंडेक्स ड्यूरिंग द क्राउलिंग एंड इंडेक्सिंग पर्पस। भाई यही सारी स्टोरी सुनाई अभी आपको मैंने, ठीक है। रोबोट्स इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल दैट फॉलोज द रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स। अच्छा ये क्या मतलब है भाई इसका, ये वही मतलब है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। कहता है रोबोट्स के अंदर जो भी आप चीजों को एक्सक्लूड कर दोगे तो रोबोट उसे कंसीडर नहीं करेगा, उसको एक्सक्लूड करके रखेगा। रोबोट फाइल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रूल्स, ऐसे ही है, ठीक है जी भाई ऐसे ही है ना, यही कहा ना मैंने, 3 रूल्स आपको दिखा दिए मैंने बड़े बड़े उसके। ओके, ईच रूल ब्लॉक्स एक्सेस फॉर अ गिवन क्राउलर टू अ स्पेसिफिक फाइल पाथ इन दैट वेबसाइट। यही देखा है हमने कि भाई टेम्प का फोल्डर और जो भी दिखा रहा था मैं, उसको क्राउल नहीं करना, और नीचे आ जाते हैं। चलिए ये तो हो गई बात, और नीचे आए जरा। What happen if you don't have a robot file? अब ये सारे सवाल हैं, मेरा ख्याल है कि मेरे लेक्चर के बाद आपके पास इनके जवाब आ गए होंगे, है ना। What happen if you don't have a robot file? क्या होगा भाई, सबका सब ऐसे ही है ना, जैसे कि मुझे ये ना बताया जाए, मिसाल के तौर पर इसी क्लासरूम में 3 बच्चे ग्राफिक्स के बैठे हों, 2 ई-कॉमर्स के बैठे हों, और बाकी सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग। मैं आऊँ पढ़ाना शुरू हो जाऊँ और ई-कॉमर्स वाले से सवाल पूछना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो कौन है भाई। लेकिन जब मुझे बता दिया जाएगा ना, वो 3 पीछे वाली कुर्सी पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो ई-कॉमर्स के हैं, आज उनका ट्रेनर नहीं आया हुआ तो वो पीछे बैठते हैं आकर, ठीक है। तो बिल्कुल यही वो भी कहने लगा हुआ है, कहता है अगर नहीं बताओगे तो फिर मैं क्या करूंगा, सब कुछ ही क्रॉल कर दूंगा, और जब मैं सब कुछ क्रॉल करूंगा तो मेरा क्रॉल बजट भी हर्ट होगा, और अगर क्रॉल बजट हर्ट हुआ तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे बात ही ना करूं और वो ई-कॉमर्स वाले से 10-12 सवाल पूछूं और क्लास खत्म हो जाए, ठीक है। ओके अच्छा, व्हाट हैपेंड इफ आई एक्सीडेंटली ब्लॉक सर्च इंजन फ्रॉम एक्सेसिंग वेबसाइट। ये अभी वही पॉइंट है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा भाई कुछ काम चल रहा है, मेंटेनेंस चल रही है अबाउट अस वाले पेज के ऊपर, तो मैंने क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और ब्लॉक करते ही मैं भूल गया, ठीक है ना, बादाम शदाम नहीं खा रहा आजकल, भूल गया, 6 महीने तक वो पेज ही ब्लॉक पड़ा हुआ है। हाँ, अब मैं सोचने क्या लगा हूँ कि यार सारी वेबसाइट आती है, अबाउट अस क्यों नहीं आता। मुझे ये भूल ही चुका हुआ कि मैंने खुद से इंटेंशनली उसको ब्लॉक किया था। गूगल मुझे नहीं कहेगा कि भैया ब्लॉक करके आए थे, भाई देखो तो सही जरा, गूगल को क्या पता कि मैं क्या करना चाहता हूं, उसको मेरी इंटेंशन का तो नहीं पता ना। तो अगर आपने किसी को ब्लॉक किया तो डायरी करें कि इसको कितनी देर के लिए ब्लॉक करना है और कब इसको आपने रिस्टोर करना है, क्योंकि अगर आप खुद ब्लॉक करके रख दोगे तो आप ही उसे अनब्लॉक करोगे, अदरवाइज उसका स्टेटस ब्लॉक ही रहेगा। और नीचे आ जाते हैं जी, डू यू नीड अ रोबोट्स फाइल, इसका सवाल का जवाब भी मेरा ख्याल है आपके पास ही है ना। वाई यूज रोबोट्स फाइल, ये भी पता लग गया क्यों यूज करते हैं, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया ना। अच्छा अब यहां पर देखें जी, 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स रोबोट्स फाइल। नंबर 1 जी समझ लेते हैं अभी, 2 बातें जो है, गहरी बातें कौन सी हैं भाई इसकी, कि जो रोबोट्स फाइल के अंदर जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्टिव्स ओनली, दिस मींस दैट अप टू द सर्च इंजन टू ओबे एंड फॉलो द रूल। कहता है भाई आपने तो यहाँ पर लिख के रख दिया, तो किसी अदालत में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते कि गूगल हमारी वेबसाइट को इंडेक्स क्यों नहीं करता। हाँ, हमने तो रोबोट्स की फाइल भी बना दी है, अब क्यों नहीं इंडेक्स कर रहा।
कहता है भाई ये सर्च इंजन के ऊपर है कि वो करे या ना करे। वो करेगा लेकिन रूल बता रहा है वो। कहता है भाई ये चैलेंजेबल बात नहीं है कि आपने लिख दिया, हो सकता है कोई और इशू हो जिसकी वजह से आप क्रॉल ना हो रहे हो, ठीक है। तो कहता है भाई ये डिपेंड करता है, सर्च इंजन पे डिपेंड करता है कि वो फिर भी आपको क्रॉल करे या ना करे, लेकिन करेगा। नंबर 1। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है आगे से? उसके बाद आगे कहता है कि भाई आपने फिर क्या किया, एक पेज को आपने क्रॉल नहीं कराना था। जैसे मैंने भी अबाउट अस का वर्ड बोल दिया कि मैंने उसे डिसअलाउ कर दिया, ठीक है। लेकिन जो हमारा होम पेज है, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, हमारा जो होम पेज है उसके ऊपर एक लिंक पड़ा हुआ है कि कोई भी बंदा उसकी डिटेल पढ़ रहा है होम पेज पे डिजिटल मार्केटिंग की, और उसके नीचे एक लिंक आता है कि फॉर मोर डिटेल्स क्लिक ऑन अबाउट अस। अब वो ये नहीं कह रहा कि दूसरे टैब पर चले जाओ, वो ये कह रहा है इस लिंक पर क्लिक करो। वो लिंक कहां पर मौजूद है? होम पेज पर मौजूद है। तो जब आप होम पेज पर अबाउट अस पे क्लिक कर रहे हैं, हालांकि आपने अबाउट अस को मना किया था कि नहीं होना, लेकिन आपने होम पेज को तो मना नहीं किया होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी पेज को रिस्ट्रिक्ट करोगे और उस पेज का लिंक किसी और जगह पर मौजूद होगा और वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, तो फिर भी आप क्राउल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक पेज को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो नंबर ऑफ लिंक्स जहां जहां उसके पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप इसकी वजह से आप होम पेज को तो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं ना कि आप उस हाइपर लिंक को इनएक्टिव कर दें कुछ देर के लिए, और जब आपने उसे करवाना हो तो फिर उसे दोबारा से एक्टिव कर दें। ठीक हो गया जी? समझ में आ गई बात आपको? ये सारी बातें जो मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं, ये सारे रूल्स जो हमने एक्सप्लेन किए हैं, ये सब स्लाइड में मौजूद हैं। ये हो गई जी 2 चीजें हमारी और। यानी कि अब हमारे पास क्या हो गया, हमने कहा कि साइट मैप बनाओ, ठीक, वेबसाइट के साथ रख लो। अब आपको पता लग गया होगा ये 2 ऐसे काम हैं जो आपको वेबसाइट को लाइव करने के बाद करने हैं। वेबसाइट को लाइव किए बगैर ये टास्क परफॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। सो रोबोट्स की फाइल और साइट मैप की फाइल, इसी तरीके से अगर आपसे ये कहा जाए कि हाँ भाई जरा चेक तो करें इस वेबसाइट की रोबोट्स फाइल बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। देखें यही काम होगा ना जब मैं किसी वेबसाइट की एसईओ करूंगा, यानी मैं अपनी गाड़ी किसी मैकेनिक के पास लेकर जाऊंगा तो पहले टेस्ट ही करेगा ना, जाती ही तो एकदम मुरम्मत करनी शुरू तो नहीं कर देगा ना, पहले देखेगा भाई क्या क्या करना है मुझे। तो अब आप हमारे पास जब वेबसाइट आई है तो हमने देखा कि क्या इसकी रोबोट्स फाइल बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, पहले टेस्ट होगा। क्या इसका साइट मैप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, पहले टेस्ट होगा। जब हमें पता लगेगा कि नहीं बना हुआ तो फिर हम बनाएंगे, और जब हमें पता लगेगा कि बना हुआ, टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स हैं। जब हम एसईओ चेकर चलाएंगे तो वो चेक करेगा कि इसकी रोबोट्स फाइल है तो टिक कर देगा, फिर देखेगा इसकी साइट में बना हुआ है तो फिर टिक कर देगा, ठीक है। और आपका जो इररेलेवेंट डाटा है उसको यहां से निकालें, और जो पॉइंट हम पहले डिस्कस करने लगे हुए थे कि इस तरह कर दो तो साइट मैप में तो वो सब आएगा ही आएगा भाई। जब टीएमपी का फोल्डर हो चाहे वीडियोस का फोल्डर हो, बड़ा स्ट्रक्चर में तो आ गया ना, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेगा। अलबत्ता रोबोट्स में रोकने की वजह से वो उसको क्रॉल नहीं करेगा। तो हमें इन सब चीजों को निकालना है और अपने पुराने डाटा को अपडेट करते रहना है, क्योंकि अगर हम ये चाहें कि हमें ट्रैफिक नहीं मिल रही है तो देखें 2021 के कंटेंट को 2021 में ही ट्रैफिक मिल सकती है, 2021 के कंटेंट को 2025 में तो नहीं मिल सकती ना। अलबत्ता आपको फिर उसे अपडेट करना पड़ेगा, उसी को ब्लॉग को अपडेट करना पड़ेगा या रिमूव करके नया लिखना पड़ेगा, 2 ऑप्शन है। लेकिन यह है कि अगर आप पुराने डाटा को देखेंगे भाई 2021 में तो कमाल हो रहा था, 2025 में क्यों नहीं हो रहा, तो 2025 में तो इन्फॉर्मेशन ही खत्म होगी भाई। आए दिन तो नई चीज आ जाती है, हर रोज नई चीज आ जाती है। अभी वो मेटा वाला कह रहा है कि भाई 2026 में आप जब ऐड चलाओगे ना तो सोशल मीडिया एजेंसीज का काम तो गया। वो कहता है कि भाई आपने जब ऐड चलाना है तो आपने मुझे अपनी वेबसाइट का यूआरएल बताना है और आपने मुझे अपना बजट बताना है, ठीक है। आपको ऐड क्रिएटिव्स बनाने की जरूरत नहीं है, और एक इमेज दे दें जो स्टैंडर्ड इमेज आपका होगा। मतलब ये वो कह रहा है सो क्योंकि एआई अब आ चुका हुआ है, अगर हम उस दौर में होते जब एआई नहीं आया हुआ था तो हम कहते शायद गलत कह रहा है, ठीक है। तो वो कहता है आगे से जितने भी ऐड क्रिएटिव्स बनाने हैं, 5 बनाने हैं, 10 बनाने हैं, ऐड कॉपी लिखनी है, मैं खुद ही ऐड रन करूंगा आपका, मेरा एआई सिस्टम आपका ऐड चलाएगा। अभी तो वो ये कह रहा है कि मैं टारगेटिंग मैं करूंगा, अब वो कह रहा है कि आपका ऐड भी मैं खुद ही बना दूंगा ताकि आपके पैसे जाया ना हो।
और आपके ऐड क्रिएटिव्स भी मैं खुद बनाऊंगा, मतलब ग्राफिक डिजाइनर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही बना दूंगा। वैसे तो अगर आप चैटबॉट को यूज करें तो ग्राफिक डिजाइनर का रोल काफी हद तक कम हो चुका हुआ है, अगर आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की सेंस हो तो। ग्राफिक डिजाइनिंग की सेंस होनी जरूरी है, और उसके बाद आप ये सब कुछ कर सकते हो। आप वो व्हाट्सएप चैनल में जो चीजें मैं लगाता हूँ उन्हें देखा करें, वो सारी चीजें कोई ग्राफिक डिजाइनर से मैं नहीं करवा रहा होता हूँ, सब कुछ चैटबॉट से बनाता हूँ, इवन कंटेंट भी चैटबॉट से ही लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट लेता हूँ। ये जो भी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, इसकी एक टिकटॉक पे मैंने वीडियो भी आज लगाई है, और वो सारी की सारी वीडियो जो है वो एआई वीडियो है, एआई से ही निकाली हुई वीडियो है, सारी की सारी एआई से ही कंटेंट लिया है, गूगल से कंटेंट लिया है, और गूगल से लिया, चैट जीपीटी से कभी कंटेंट ना लें, हाँ, क्योंकि हम लोग चैट जीपीटी फ्री यूज कर रहे होते हैं, और वो फ्री हमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं देता, मतलब आज की तारीख की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा फ्री में, इसीलिए आपको आज की तारीख की। और वैसे भी चैट जीपीटी ने जब गूगल भाई के पास आना है तो हम सीधे ही गूगल भाई के पास चले जाते हैं ना, कि भाई तुम ही बता दो क्या चल रहा है, बजाय इसके कि हम उस बंदे से जाकर पूछें जो उससे पूछकर बताएगा कि उसके पास क्या चलने लगा हुआ है। गूगल में से जेमिनाई यूज किया जेमिनाई यूज करें या गूगल ओवरव्यू यूज करें, इट्स इक्वल इट्स जेमिनाई, ठीक है। मतलब गूगल खोलें, क्या जानना चाहते हैं आप, गूगल पर जाएं और उसको एआई ओवरव्यू में जाके पूछें उससे, यहां से पूछें भाई क्या पूछना है आपने, पूछने से क्या होने वाला है भाई, एसईओ में क्या होने वाला है 2026-2027 में, वो बताएगा कि गूगल किन चीजों पे काम करने लगा हुआ है, आजकल किन चीजों पे काम करने लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन होगा ये 2026-27 में ही होगा, ठीक है। जैसे वो मैंने आप लोगों को एक पुरानी अपडेट बताई थी, गूगल एड्स, मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तो गूगल एड में पहले हम कॉल एड्स लगाते होते थे, ठीक है। फेब में गूगल एड ने इसको विड्रॉ कर लिया, फेब 2026 में स्टिल लग रहे हैं, आज की तारीख में लग रहा है, लेकिन फेब 2026 में जिनके पहले कॉल एड्स बने होंगे, कॉल एड्स क्या होता था कि आपका ऐड नजर आता था, जिन्होंने गूगल ऐड नहीं पढ़ा वो ये पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है। आपका ऐड नजर आता था, बंदा कॉल के बटन को पुश करता था मोबाइल से, सीधा डायलर में जाता था और फोन पे बात हो जाती थी। सो गूगल को लग रहा था कि इस तरह करने से एक तो कन्वर्जेंस बड़ी होने लगी हुई है, लोग वेबसाइट पे भी नहीं जाने लगे हुए हैं, ठीक है। सो गूगल ने इसको विड्रॉ कर लिया, और गूगल ने कहा कि भाई फरवरी 2026 से आप लोग कॉल ऐड बना नहीं सकेंगे, बना यानी आज कोई बनाएगा बन जाएगा, 2027 फरवरी से आप बना भी नहीं सकेंगे, यानी इसका मतलब बिल्कुल फिनिश, टोटली फिनिश हो जाएगा कॉल ऐड। और 2026 से एक और चीज भी याद रखिएगा कि जब भी कोई प्लेटफॉर्म किसी चीज को विड्रॉ करता है तो वो उसकी रीच को कम कर देता है, यानी अगर मैं ये कहूँ ना यार चल तुक्का चल तो रहा है भाई, ऐड तो पुराने बने हुए हैं, तो वो फरवरी 2026 के बाद उसने उसकी रीच वो रखनी नहीं है कॉल ऐड की, और उसकी जगह पर उसने क्या दे दिया, जिन्होंने गूगल ऐड पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, उसके अंदर एक हमारे पास ऐड एसिड होता है जिसमें फोन नंबर लगाते हैं, तो सिर्फ ऐड एसिड यूज कर सकते हैं, प्योर कॉल ऐड नहीं बना सकते। जबकि हम यहाँ पर पाकिस्तान में खासतौर पर जो कन्वर्जेंस दे रहे थे लोगों को, ज्यादा कॉल एड्स पे देते थे, उसकी वजह ये थी कि लोग वेबसाइट पर जाते थे तो हर ऑडियंस वेबसाइट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है, लेकिन कॉल में क्या होता है, कॉल का बटन दबता है, फोन होता है, वो जो बंदा होता है खुद ही कन्विंस कर लेता है कि भाई आप हमसे चीज खरीद लो, तो अब वो खत्म होने वाला है। अब वेबसाइट पर भी ट्रैफिक जाएगी, यानी कॉल फोन नंबर भी नजर आएगा, वेबसाइट का यूआरएल भी नजर आएगा, डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन ऑफ यूजर कि वो वेबसाइट पर क्लिक करता है कि फोन नंबर पे क्लिक करता है, ठीक है। सो ये सब चीजें जो है ये आपको पता लगती रहेंगी, आप अपडेटेड रहें, क्योंकि अगर हम अपडेटेड नहीं रहेंगे तो हम पीछे रहेंगे, हमें कुछ नहीं पता लगेगा कि क्या होने लगा हुआ है। आज जो कोर्स करेंगे वो तो भाई कल के लिए इफेक्टिव नहीं होगा, इतनी तेजी से चेंजेस आने लगे हैं, ठीक है।